नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सावधान, केस कम हुए हैं लेकिन खतरा नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, संक्रमित होते मरीजों की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस गिरावट के आधार पर यह विश्लेषण भी तेज होता जा रहा है कि क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर अब खात्मे की ओर है। इस पर हम कोई मुकम्मल राय बनाए इससे पहले चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाती है कि कमजोर पड़ते कोरोना के मामलों के बीच भी कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि इसके बीच क्या रिश्ता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर भी पिछले दिनों जो कंफ्यूजन हुआ उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा कि कोरोना के कुछ नए लक्षण भी सामने आए, जैसे जीभ के छाले पड़ना, पैरों में सूजन आना। क्या इन लक्षणों का भी कोई रिश्ता कोरोना से है? साथ ही साथ जो तीसरी लहर की बात हो रही है, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, उस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास और तजुर्बेकार पैनल मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं और उन्हें चर्चा में हम शामिल करेंगे। तो एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि मौजूदा हालात पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह क्या कह रहे हैं। ब्लैक फंगस ने जिस तरीके से दस्तक दी है और मार्केट से ब्लैक फंगस के लिए जो दवाइयां आती हैं वो जिस तरीके से गायब हैं, उसको सरकार किस तरीके से करती है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तमाम चुनौतियां हैं इससे सरकार किस तरीके से निपटेगी। सर, जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है और उसकी जो दवाइयां हैं वो मार्केट से गायब दिखती हुई दिख रही हैं, ऐसे में कालाबाजारी हो सकती है, कैसे आप लोग नियंत्रण करेंगे? आपदा में अवसर निकालना मुझे लगता है हम भारतीयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से है। ये महामारी पिछले साल से आ रहा है, इस साल भी और तेज़ी से आया। इसमें भी आपने देखा ऑक्सीजन में भी महामारी हुआ, रेमडेसिविर में भी महामारी हुआ और कम से कम हम लोग ने 495 छापे मारे, 900 के ऊपर गिरफ्तारी हुई, मुकदमे दर्ज हुए। इन सभी लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इनका लगातार हम लोग छापामारी करते हैं। रेमडेसिविर जब उसको बताया जा रहा था कि एक रामबाण है, जबकि उसमें वैज्ञानिक ने इसको स्पष्ट नहीं किया था, फिर भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं मीटिंग करके उसका कंपनियों के साथ वार्ता करके प्रोडक्शन बढ़ाया और उसका आवंटन किया सब जगह से। और उसके बाद फिर आपने देखा कि एक और इंजेक्शन आया था जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि साहब ये अंत में लग जाएगा तो इससे भी बड़ा वो फ़ायदा होगा। वो इंजेक्शन का भी सप्लाई का पूरा तैयारी करके प्रधानमंत्री ने उसको भी पूरे देश में सुनिश्चित किया। अब जो आप ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, ये भी एक इंजेक्शन या ये भी एक ऐसी दवाई है जो पहले किसी अन्य चीज़ के लिए, बीमारी के लिए लगाया जा रहा था, बहुत कारगर न होने के नाते, मगर कहीं ना कहीं इसका कुछ पोटेंशियल दिखा गया कि इसमें हो सकता है कि इसमें ब्लैक फंगस के इसमें रोकथाम में इसका फ़ायदा होगा। मगर मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये सारे दवाइयाँ जो लिए जाती हैं ये काफ़ी क्या बोलते हैं उस तरह की दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं होता है। और जो पोस्ट कोविड के हम लोग देख रहे हैं, आजकल काफ़ी केसेस आ भी रहे हैं, उस पोस्ट कोविड में हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेरॉयड है या रेमडेसिविर ज़्यादा लगाने से, या आप सीटी स्कैन भी अगर बराबर कराते हैं तो उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर होता है। और वो जो 2 इंजेक्शन और हैं जो पहले बीच में लिए गए थे, वो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो मेडिसिन है ये भी उसकी उपलब्धता उतनी नहीं थी जैसे रेमडेसिविर थी। ये कंपनियों ने बढ़ाया है देखते हुए कि देश में चारों तरफ इसकी मांग होने लग गई है। इसका आवंटन हर केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और हम लोग भी अपने मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसको हम लोग मंगा भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये थे स्वास्थ्य मंत्री जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि लगातार वैक्सीनेशन को गति देने की कवायद चल रही है। साथ ही साथ ब्लैक फंगस की जो दवाइयाँ जिनकी कालाबाजारी हो सकती है, उन दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सके उसके लिए भी कवायद लगातार की जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया। तो आखिर कैसे ये रेशियो कैलकुलेट हो, कैसे ये पता चले कि आप क्रिटिकल कंडीशन है, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां और बरतनी है, वैक्सीन को लेकर क्या सावधानियां बरतनी है? हमारे साथ में डॉक्टर सुबोध, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। डॉक्टर सुबोध, सबसे पहले स्वागत है आपका जी यूपी उत्तराखंड में। नमस्ते डॉक्टर सुबोध,
आज सबके मन में ये सवाल है, राहत भी है कि चलिए पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, संक्रमित होते मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि हम देख रहे हैं कि संक्रमित होते मरीजों की संख्या कम हो रही है, जो मरीज स्वस्थ हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, कहां अभी भी कमी रह जाती है? डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि रेट ऑफ इन्फेक्शन कम हुआ है और नए पॉजिटिव पेशेंट्स अब कम आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डेज, और ठीक होने की दर भी पहले से अच्छी हुई है। ये जरूर एक कन्फ्यूजन है कि जब रेट ऑफ इन्फेक्शन कम हुआ है तो मोर्टेलिटी रेट क्यों नहीं कम हुई। एक्चुअली मैं आप इसको इस तरह से देखिए कि जो मोर्टेलिटी हो रही है वो उन पेशेंट्स की है जो मिनिमम 2 वीक्स पहले इन्फेक्ट हुए हैं। तो एक्चुअली अब जो रेट ऑफ इन्फेक्शन कम होगा, इसका मृत्यु दर पर जो फर्क पड़ेगा वो आपको 2 हफ्ते बाद दिखाई पड़ेगा। इस समय जो पेशेंट एक्सपायर होंगे वो पेशेंट्स हैं जो पिछले 2 हफ्ते से सिक चल रहे थे और समाव वो इतने सीरियस हो गए या कोविड कॉम्प्लिकेशंस में बाकी जो एम्बुलेंस MI जैसी चीज़ें हुई हैं कि जिसकी वजह से उनकी अभी मोर्टेलिटी हो रही है। तो मृत्यु दर अभी कम नहीं है लेकिन इन्फेक्शन रेट कम है, ये दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। पर मृत्यु दर जो कम होगी वो एटलीस्ट 2 हफ्ते बाद होगी, जो ये इन्फेक्शन रेट कम होने को डिनोट करेगी। तो अभी आई थिंक हम इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही डॉक्टर सुबोध। कहीं इसमें ये चीज तो नहीं है, क्योंकि हमने बहुत जगहों पर देखा जब मरीज एकदम क्रिटिकल कंडीशन में जाते हैं तब वो डॉक्टर की तरफ रुख करता है, तब वो अस्पताल की तरफ रुख करता है। आज भी लोगों में ये भ्रम है, ये भ्रांति है कि बुखार ही तो आ रहा है, खांसी ही तो है, जुकाम ही तो है, ये वायरल भी हो सकता है। कहीं ये कारण तो नहीं कि जब बिल्कुल सीरियस कंडीशन में पेशेंट पहुंच जाता है तब वो अस्पताल जाता है और तब शायद स्थिति डॉक्टर्स के हाथ से भी निकल जाती है? नहीं, इस समय शायद ये कहना उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया और आप लोगों की वैसे इतनी अवेयरनेस पब्लिक में है कि वो सिंपल फीवर और कफ को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आई थिंक आज हर आदमी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर ही ले रहा है संभव। शहरों में भी और इवन पेरीफेरी में भी कहीं ना कहीं से हेल्प उन्हें मिल जा रही है कि जैसे ही सांस फूलती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है या फीवर 100 से ऊपर जाता है तो वो टाइमली डॉक्टर्स के पास आ ही जा रहे हैं और हम लोग उन्हें ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। बट समाओ ये तो जो नया कोविड स्ट्रेन है, स्पेशली जो डबल स्ट्रेन जिसे हम लोग बोल रहे हैं, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है और उसकी अपने सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जिस वजह से ये मोर्टेलिटी होती है। डॉक्टर सुबोध, कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसकी हम लोग बात कर हाँ, जी हाँ। जी, आप अपनी बात पूरी करें। हमारे साथ में एक और डॉक्टर जुड़ गए हैं, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर शेखर शेषाद्री, डीन है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। सर, स्वागत है आपका भी जी यूपी उत्तराखंड में। डॉक्टर शेखर, नमस्कार। सेम सवाल मैं आपसे भी करूंगी, मैं अभी यही सवाल डॉक्टर सुबोध से भी कर रही थी। सबसे पहले चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे हम जब डिस्कशन कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संक्रमित होते मरीजों की संख्या कम हो रही है, हम देख रहे हैं कि ज्यादा मरीज अब ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, तो फिर मोर्टेलिटी रेट कम क्यों नहीं हो रहा है? लगातार मरने वालों की संख्या या तो उतनी ही बनी हुई है या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, मैं बाल और किशोर मनोरोग विशेषज्ञ हूं, तो मैं उस दृष्टिकोण से बात कर सकता हूं। लेकिन संक्षिप्त में पब्लिक हेल्थ में कुछ इंटरेस्ट है हमारा और हमारे संस्था का, जो राष्ट्रीय संस्था है मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान, जो बेंगलोर में स्थापित है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत हम लोग काम करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहली लहर जो थी, द फर्स्ट वेव कोविड का, तो चिंता जो एल्डरली थे जिनके साथ कोमॉर्बिडिटी थी, शक्कर की बीमारी या बीपी या पूर्व उपस्थित सांस की बीमारी वगैरह। अब दूसरे वेव में हम देख रहे हैं कि हेल्थी यंग एडल्ट्स, जो एडल्ट्स हैं 40 साल, 45 साल, 35 साल, 20 साल के, जिनकी कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, तो जैसे डॉक्टर सुबोध ने अभी कहा, स्ट्रेन्स जो हैं, नए म्यूटेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और चिंता ये भी है कि जब तीसरी लहर आने की संभावना है अक्टूबर नवंबर में, चूंकि बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, तो और वायरस को तो कहीं जाना है, वो तो ससेप्टेबल होस्ट को खोजेगा ही। अभी तक तो संकेत कुछ ऐसा है कि बच्चों में जो भी बीमारी होती है उसकी गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज्यादा हैं। तो वही बात मैं दोहराना चाहूंगा जो मैंने अभी आखिरी में डॉक्टर सुबोध को कहते हुए सुना कि म्यूटेंट्स हैं
जो लोग अफेक्टेड हैं वो उसमें से कुछ लोग अनवैक्सीनेटेड थे, और आगे जाते जाते ये मामला जो है किसी भी पैंडेमिक में आप पब्लिक हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें तो पैंडेमिक को संभालने में कुछ टाइम लगता है। जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण होता है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, वायरस की पोटेंसी कम होती है, और किसी भी वायरल हमारे अनुभव में 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू हुआ था और उसके बीच में जो भी मर्स और सार्स वगैरह की एपिडेमिक हुई थी वो हमने संभाल लिया। लेकिन ये 100 साल के बाद इतनी बड़ी महामारी जो है पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल में उससे हम जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। तो कुछ इस तरह की रियलिटीज हैं जिसके दृष्टिकोण से हमें समझना है कि आज की स्थिति कैसी। ओवर टू यू। हाँ डॉक्टर सुबोध, एक चीज और हमने कुछ पेशेंट्स में देखी, वो अस्पताल में ठीक हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 94, 96 तक पहुंच जाता है, लेकिन जब घर आते हैं स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई देती है, 90 तक पहुंचता है, 85 तक पहुंचता है। उन पेशेंट्स के लिए आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि अस्पताल से तो वो ठीक होकर ही आए, लेकिन घर आकर फिर स्थिति बिगड़ने लगती है। वो घर रहकर ऐसा क्या करें कि चीजें थोड़ी स्टेबल उनको दिखाई दे? हालांकि घबराहट रहती है, एक बड़ा कारण ये भी है। बिल्कुल, ये इस बार देखा गया है कि जो पेशेंट रिकवर कर जा रहे हैं और सक्सेसफुली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो समाव जब घर पहुंचते हैं तो वापस उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन समवेयर 88, 90, 91, 92 के आसपास रहता है। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो रहा है कि पोस्ट कोविड फेज में थोड़ा पल्मोनरी फाइब्रोसिस रहती है, लंग्स स्टिफ होते हैं, या फिर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं होता, लंग के थ्रू ब्लड में डिफ्यूज नहीं कर पाता, इस वजह से ऐसा होता है। इसमें टाइम लगेगा रिकवरी में आते सारे पेशेंट्स हैं, और उनसे सिर्फ यही एडवाइस करना चाहेंगे हम लोग कि वो अपनी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, दिन में कम से कम 2 से 3 बार स्टीम लें। और हम बीइंग ए डॉक्टर भी इन सारे पेशेंट को रिकवरी फेज में हमेशा एडवाइस करते हैं कि कुछ मेडिकेशन दे के छोड़ देते हैं, जो कि ब्लड थिनर्स हैं, जो कॉमनली हम उनको 1 महीना या 1.5 महीने के लिए एडवाइस कर देते हैं, जिससे कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कुछ अदर ड्रग्स भी हैं जो कि पहले से यूज हो रहे थे पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए, वो भी ओरल टैबलेट्स दी जाती हैं कि वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस धीरे धीरे करके पेशेंट की रिजॉल्व होती जाए। अगर किसी पेशेंट के ठीक होने के बाद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नियर अबाउट भी रह रहा है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग सिर्फ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहें, जो एडवाइज मेडिकेशन हैं उन्हें टाइम से लेते रहें, दिन में 1 या 2 बार स्टीम लें, तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही तो डेफिनेटली वो अपने जो पल्मोनरिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल बेटर एडवाइस, क्योंकि इन पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ तो है जो एटलीस्ट 1 मंथ तक परसिस्ट करती है, ये हम लोगों ने भी अपने अनुभव में देखा है। चलिए डॉक्टर शेखर के पास चलेंगे। डॉक्टर शेखर, आपने भी कहा कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो मेरा सवाल अब तीसरी लहर को लेकर है, क्योंकि कई सारी रिसर्च ये कह रही है कि तीसरी लहर में बच्चों पर अटैक हो सकता है। सिंगापुर में हमने देखा भी कि वहां की सरकार ने फैसला ले लिया कि स्कूल बंद किया जाए। क्या आप राय देते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था कुछ डॉक्टर्स के साथ, उनसे भी यही सवाल था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बच्चों को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, बच्चों को ये बात समझाना कि अगर उनको संक्रमण हो जाता है तो वो एक ही जगह रहें, बहुत मुश्किल है उनके साथ में तमाम चीजें करना। कैसे आप राय देंगे कि बच्चों को अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनके साथ डील किया जाए? जहां तक कि पब्लिक हेल्थ के अप्रोचेस हैं, सबसे बेहतर, बढ़िया और सबसे प्रभावशाली पब्लिक हेल्थ अप्रोच है कॉमन सेंस। देखिए, बात यह है कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें ट्रायल संपूर्ण तरीके से समाप्त नहीं हुई हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां 15 से 18 लोगों का वैक्सीनेशन का प्रयोग शुरू हो चुका है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है किसी भी नए औषधि की, किसी नए वैक्सीन की, जब तक ट्रायल्स कंप्लीट नहीं होती तब तक रेगुलेटरी बॉडीज अनुमति नहीं देते हैं इसका उपयोग करने के लिए। तो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स जो होती हैं, और बच्चों के जीवन में सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ये है कि स्कूल में है, बहुत सारे लोग हैं। अब इस चीज को बैलेंस करना कि कैसे हम इनके शिक्षा प्रणाली और शिक्षा की प्रक्रिया जो है उसको हम
कायम रखें, उसको बुलंद रखें, कैसे इनको तन्हाई से और जो भी उकताहट होती है इस वास्तविकता से और उससे जो मानसिक तनाव पैदा होता है और उसको झेलने के और उसको संभालने के और उसको परिहार करने के बहुत तौर तरीके हैं और इस प्रयोग पे हम लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे निमहैन संस्था में पिछले 11 महीने से हमारा एक प्रयोग चल रहा है संवाद के नाम से। संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है बाल सुरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए, जो केंद्रीय सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय के सपोर्ट से हम चला रहे हैं। तो यहाँ पूरे देश में 28 राज्य में और यूनियन टेरिटरीज में बच्चे जहां भी हैं, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो या बच्चों की संस्थाएं हो या फैमिलीज में हो, सबके साथ कैसे हम इनके तौर तरीके हैं सोचने का ताकि इनमें तनाव कम हो और अपने आप को जब तक ट्रायल्स कंप्लीट ना हो और जब तक वैक्सीन न आए, सबसे बढ़िया वैक्सीन है मास्क। तो हम लोग हमेशा एसएमएस की बात करते हैं। एसएमएस का मतलब सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीजें जो है कॉमन सेंस वाली, ये इनको तब तक इम्यूनिटी देती हैं जब तक वैक्सीन न आए। ये भी अभी बात चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा एक कमेटी सेटअप हो गया है जहां ये पूर्व अनुमान करने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था और इंतजाम होनी चाहिए ताकि कम से कम पेरेंट्स की इम्यूनाइजेशन हो जाए। स्कूल्स तब तक हम ना खोलें जब तक पैंडेमिक की संख्या जो है, इसकी मात्रा कम हो जाए और बच्चे सुरक्षित रहें। तो ये इंतजाम सब हो रहा है, इसके बारे में मनन चिंतन और व्यवस्था की बात ऑलरेडी जारी है। ओवर टू यू। हमें इंतजाम करने भी होंगे क्योंकि इस बार बच्चों का सवाल है और जैसा हमने देखा दूसरी लहर में कि जरा सी लापरवाही कैसे कितने लोगों की जान ले गई, तो तीसरी लहर के लिए अभी से अगर तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर सुबोध, आपके पास मैं लौटूंगी। हम पोस्ट कोविड की अब बहुत बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ब्लैक फंगस तो है ही है, बाकी तरीके की दिक्कतें भी होती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम ढीला पड़ जाता है। पोस्ट कोविड क्या आप टिप्स देंगे कि अगर कोविड संक्रमित आप हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद भी आप कौन कौन सी चीजें करें? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज के टाइम में है। बिल्कुल। पोस्ट कोविड फेज में जब पेशेंट ठीक हो जा रहा है या प्रैक्टिकली हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली नेगेटिव हो चुका है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम से इस समय नहीं डील कर रहा है, उसको कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग पहले भी अभी बोल चुके हैं कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, 90, 91, 92 जाएगा तो वो पेशेंट्स थोड़े परेशान होते हैं। या फिर जब वो पेशेंट थोड़ा सा भी एग्जर्ट करते हैं, जो कॉमन कंप्लेंट्स आ रही हैं मरीजों की कि हम डॉक्टर साहब वॉशरूम जाते हैं, लौट के आते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, या घर में उठ के 2 कदम चलते हैं और हमारी सांस फूल जाती है। ये बेसिकली वही पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से हो रहा है कि लंग का कॉम्प्लायंस उतना अच्छा नहीं है या लंग्स उतने अच्छे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले तो ये कि उन्हें ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करना है बाई द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्टीम, कुछ योगा या हल्का फुल्का वॉकिंग अपनी स्टार्ट करें घरों में। जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं कि पहले आप बिस्तर से उठें तो पैर लटका के 5 मिनट बैठें, वंस यू फील कंफर्टेबल तो आप उठ के 2-4 कदम चलें। अगर आप वॉशरूम जाते हैं या कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं और आपको लगता है सांस फूल रही है तो उसमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, वो अपने आप रिजॉल्व कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप एक्सर्ट करते हैं आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ी है उस समय अगर SpO2 कम होगा तो आप डिस्निक फील करेंगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जस्ट बेसिक चीज है कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, स्टीम करिए। डॉक्टर सुबोध, एक चीज इसमें मैं बस पूछना चाहूंगी क्योंकि पर्सनली एक पेशेंट को देखा और उनका ये कहना है कि बार बार वो ऑक्सीजन लेवल नापते हैं तो वो फ्लक्चुएट होता है और इससे जो है जो शख्स है जो कभी कोविड संक्रमित रहा था उसका मनोबल टूटता है कि या तो मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और जब मैं कहीं जा रहा हूं तो देखिए मुझे सांस मेरी ऐसे फूल रही है। इसके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप कोई भी चीज से जीत सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत टूट जाती है तो जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ।
आई थिंक इसमें सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि बहुत फ्रीक्वेंटली ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले आप शांति से बैठ जाएं फिर चेक करें। सेकंड थिंग कि 94 कोई कट ऑफ लाइन नहीं है आपकी। अगर कोई भी पेशेंट जो मोर देन 50 ईयर्स है, अगर उसका 88, 89, 90, 91 भी चल रहा है, इट्स मोर देन एनफ। अगर हम मेडिकली बात करें तो 100% नहीं होता है, इट्स मैक्सिमम इज 98%। और हम सब लोग जो 50 प्लस के हैं और उनका 96 भी है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो अगर आपका 89, 90, 91 भी है तो वो एडिक्वेट है, उसके लिए पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, अगर ये 85 के नीचे जाता है और आप पुराने COPD के पेशेंट नहीं हैं तो डेफिनेटली आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, या जो आपका कोविड के ड्यूरिंग जो ट्रीटिंग फिजिशियन था उससे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो उसका इतना मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है और आजकल यही पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत जल्दी परेशान रहते हैं। डॉक्टर शेखर, इसी सवाल के साथ आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि आपकी संस्था इस पर भी काम कर रही है। कैसे एडवाइस करें, क्योंकि जो पेशेंट कोरोना से लड़कर आया, अगर उसका ऐसी सैचुरेशन लेवल गिरता है, फिर उसको चाहे कितना ही कोई ढांढस बधाए, ये प्रैक्टिकली एक बात आपको बता रही हूँ कि कितना ही कोई ढांढस बधाए वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। वो खुद से सैचुरेशन लेवल देखता है, अगर गिरता हुआ दिखाई देता है तो वो परेशान होने लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, क्या चीजें करते रहने चाहिए ताकि इन तमाम चीजों से ध्यान हटे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। छोटा बच्चा थकान इसलिए महसूस नहीं करता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि थकान क्या है। बड़ा शख्स ये जानता है कि मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, और चीजें उसको घेरती चली जाती है। देखिए, बात ऐसी है कि पूरी मानव जाति अभी बहुत ही अद्भुत क्षण में है। ये पिछले 1.5 साल से जो भी गतिविधियां चल रही हैं, ये हमारी जिंदगी में हमने इतिहास में हमने पढ़ा है, लेकिन इसका हमने सामना नहीं किया। ये पहली बार एक ऐसी महामारी पूरे दुनिया में ऐसी फैली हुई है। महामारी आगे भी हो चुकी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और भी नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, जैसे बाढ़ आ गया या भूकंप आ गई। लेकिन ये हेल्थ डिजास्टर जो है कई साल पहले, 35-40 साल पहले, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वो सीमित था एक जगह, एक शहर में। ये पहली बार मानव जाति के इतिहास में वास्तविक तौर से हम लोग सब इसका सामना कर रहे हैं। इस बात को एक क्षण के लिए हम परे रखें। कोविड की बात छोड़ दीजिए और उससे जुड़ी हुई जो भी चिंताएं हैं उसको एक क्षण के लिए परे रख देते हैं। कोई आम ऐसे समय के बारे में सोचते हैं जब कोविड नहीं था। कोई भी इंसान अस्पताल जाता है, किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे वो फेफड़े की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, ऑपरेशन करवाना हो, किसी भी बीमारी से अगर उस व्यक्ति को, उसके परिवार को और मेडिकल सिस्टम को जूझना हो तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। कैसे समझाते हैं, क्या आपातकालीन स्थिति है, क्या डील करना है, व्यवस्थाएं क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक लेवल पे अगर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे नहीं है तो क्या हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजें, उनके बस की नहीं है तो क्या हम बड़े टर्शरी सेंटर में भेजें जहां बड़े जटिल और डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होती हैं। तो स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके जो हम निर्णय लेते हैं, चाहे वो सिस्टेमिक लेवल पे हो या व्यक्तिगत लेवल पे हो, इसकी एक कहानी होती है। और ये कहानी जो है, इसको आप हम कई गुना मल्टीप्लाई करें तो वो आज हमारे साथ ये बात हो रही है। ये एंजाइटी जो है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में हो, ऑक्सीजन के बारे में हो, रिकवर हो चुके हैं लेकिन कमजोरी लग रही है, कितने दिन चलेगा। फर्स्ट वेव में कहते थे कि गंध नहीं होता था, रुचि जायका नहीं मालूम होता था, कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह की चिंताएं थी। अब दूसरी लहर में देखिए, हम काफी और मनोवैज्ञानिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं। जैसे कोविड ऑर्फन्स, माता पिता दोनों इन्फेक्टेड हैं, संक्रामक है, अस्पताल में है। दुर्भाग्यवश पिता का देहांत हो गया, दुर्भाग्यवश माता पिता दोनों का देहांत हो गया। एक्सटेंडेड फैमिली है या नहीं है, बच्चे कहां जाएंगे। तो ये कहानी जो है और इससे जुड़ी हुई जो भी प्रक्रियाएं हैं,
जी। इसका एक मूल चीज है, वो है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ये भविष्यवाणी नहीं कर पाना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और तो कल को सोचकर इसीलिए हम आज परेशान हो जाते हैं, और आज हम जब तमाम चीजों से घिर जाते हैं फिर और चीजें हमें परेशान करने लगती हैं। आप दोनों हमारे साथ में लौटेंगे, आपके पास में बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कोरोना से आप लड़ रहे हैं तो पोस्ट कोविड क्या नतीजे हो सकते हैं, और ब्लैक फंगस पर भी सवाल करेंगे अपने विशेषज्ञों से। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हम कि कोविड पोस्ट नतीजे क्या है, यानी कि कोरोना होने के बाद आप कैसे खुद को सुरक्षित रखें। अगर पॉजिटिविटी रेट घट रहा है इसका मतलब ये नहीं कि खतरा अभी टल गया है। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शेखर शेषाद्री जो कि नेम्स के डीन हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर सुबोध क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट भी मौजूद है। डॉक्टर सुबोध, आपके पास में लौटूंगी। कोरोना तो एक टर्म हम लोगों ने सुना ही, हम लड़ ही रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और बीमारी आई अब जिससे लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। सरकारों के हाथ पांव फूल रहे हैं, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे भी लोगों की जान जा रही है। ब्लैक फंगस, उसको लेकर आप दर्शकों को क्या बताएंगे, कैसे उससे सावधान रहें? क्योंकि स्टेरॉइड का इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि आपको इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करना है कोरोना के दौरान, लेकिन वही स्टेरॉइड बाद में इतना परेशान करता है कि ब्लैक फंगस घेर लेता है। ये सच में एक प्रॉब्लम है कि जो नया टर्म म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस आया है, ऐसा तो म्यूकर स्पोर हर जगह ऑलरेडी थे, बट जब हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो उससे इन्फेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। रीज़न क्या है, शायद सच में अभी इस पर स्टडीज ही चल रही हैं, कोई डेफिनेटिव कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। स्टेरॉयड एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जब हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड देते हैं तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिसकी वजह से कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली नहीं होता है, और इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करने से जब आप इन्फेक्ट करते हैं तो हम उसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा एक प्रेडिक्शन ये भी है कि जो हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के थ्रू स्प्रेड कर रहा है या हॉस्पिटल में स्प्रेड कर रहा है। तो इस समय ब्लैक फंगस एक प्रॉब्लम है मरीजों के लिए, जिसको डॉक्टर लोग भी परेशान हैं हॉस्पिटल में भी कि उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन उसकी शॉर्टेज हो जा रही है। इससे बचाव के लिए मैं अपने कलीग्स को यही एडवाइस कर सकता हूँ, या जो मेरा सजेशन है कि हम लोग स्टेरॉयड को थोड़ा जुडिशियल होकर यूज़ करें। बहुत लंबे समय तक हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड देना, जब रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पेशेंट की आपको लाइफ सेव करनी है। तो उस समय तो हम लोग भूल जाते हैं कि कल ब्लैक फंगस होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, आप दीजिए। पर एज सुन एज आपको लगे कि पेशेंट रिकवरी फेज में है तो आप अपने डोज को एडजस्ट करना स्टार्ट करिए। जैसे ही आपको लगे कि पेशेंट आपका काफ़ी हद तक निकल चुका है तो आप उसे टेपर्ड करके बंद करने का प्लान करिए। जिन पेशेंट्स को भी हम लोग हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड देते हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग एक एंटी फंगल भी स्टार्ट कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद,
या आपने 6 से 7 दिन के बाद एक कोई भी एंटी फंगल जो बहुत सारे अवेलेबल हैं उसके लिए लो डोज में आपने ऐड कर दिए, तो शायद हम इस चीज़ से बचें। और एक बार पेशेंट में जब ब्लैक फंगस हो जाता है तो फिर उसके अपने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हैं, कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, कुछ सर्जिकल करेक्शन है, जिसकी मेडिसिन से लोग आजकल सभी लोग परेशान है कि मार्केट में भी शायद अवेलेबिलिटी थोड़ी कंप्रोमाइज़ कर रही है। इम्यूनिटी सिस्टम का ये एक कितना issue है definitely। हाँ, आप बता रहे हैं इस पर, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर भी कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम कितना हेल्पिंग है इसमें। कोरोना से बचने के लिए कहा गया कि आप ऐसी चीजें खाइए जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। ब्लैक फंगस वो कितना कारगर है? डेफिनेटली आप जब कोरोना किसी को माइल्ड फॉर्म में है तो हम उसे बोलते हैं कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करिए जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करे, जिससे कि आप कोरोना के अगेंस्ट में फाइट कर सकें। इम्यून सिस्टम आपका डिप तब करता है जब कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। तो उस समय ये ड्यूअल एज है, एक तो इटसेल्फ जिसको भी वायरस कोई भी वायरल डिसऑर्डर है जो कि सीवियर फॉर्म में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज करेगा इवन बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। फिर उस कॉम्प्लिकेशन के लिए जो आप स्टेरॉइड एंड अदर थिंग दे रहे हैं वो अगेन आपके इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज करा रहे हैं। आप हॉस्पिटलाइज हैं, आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगी हुई हैं, तो जो सोर्स ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस का वो बिकॉज ऑफ आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज किया है, स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है। इवन कुछ स्टडीज में देखा गया कि आपकी ऑक्सीजन का जो फ्लो या जो पाइपलाइंस या सप्लाई है दैट कुड बी वन रीजन। लेकिन अभी इसमें बहुत डेफिनेटिव कह पाना कि क्यों हो रहा है ये शायद ठीक नहीं होगा। डॉक्टर सुबोध, एक सवाल और उसके बाद डॉक्टर शेखर के पास जाऊंगी। अगर ये स्टेरॉइड से हो रहा है तो ये पहली लहर में क्यों नहीं दिखाई दिया? पहली लहर में ऐसे मामले बहुत कम थे, या ये हम कहें कि हमें ये टर्म सुनने में ही नहीं आया, लेकिन दूसरी लहर में क्या ये कारण है कि ज्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं, उन्हें ज्यादा स्टेरॉइड देना पड़ रहा है, इसलिए हमें दूसरी लहर में दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर ये परेशानी कोरोना से ही हो रही है तो पहली लहर में भी दिखाई देती, लेकिन दूसरी लहर में ये क्यों दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये परेशानी कोरोना की वजह से हो रही है या स्टेरॉइड की वजह से, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट लेयर में डेफिनेटली इतने सीरियसनेस नहीं थी पेशेंट में और शायद इतना हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड भी यूज़ नहीं हुआ। जैसा कि डॉक्टर शशांक ने भी बताया कि फर्स्ट लेयर में मैक्सिमम पेशेंट को फीवर, कफ, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हेडेक था, हाई ग्रेड फीवर था, फीवर आपका 8 दिन 10 दिन तक परसिस्ट किया। बट इस बार जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सीरियस फॉर्म में है, जिसमें कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है पेशेंट को, इवन एमआई हो रहा है। तो जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उन सब से बचने के लिए जो आप हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को सेव करने के लिए, उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है। आई थिंक हमारे कलीग्स की बात से इत्तेफाक रखेंगे कि लास्ट टाइम इतना हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड यूज नहीं हुआ, शायद इतनी सीरियसनेस भी नहीं थी। अगर आप डाटाज को भी देखें तो लास्ट ईयर की मॉर्टिलिटी शायद इतनी नहीं थी। इन्फेक्शन रेट था डेफिनेटली, लोग इन्फेक्ट हुए, हॉस्पिटलों में आए, बट इतनी सीरियसनेस नहीं हुई जो कि इस बार हुई है सेकेंड वेव में। चलिए डॉक्टर शेखर के पास चलते हैं। डॉक्टर शेखर, घूम फिर के सवाल वहीं आ जाता है, कोरोना से तो लड़ ही रहे थे, ब्लैक फंगस से भी लड़ना अब शुरू करना पड़ेगा। हालत यह है कि उसमें जो दवाई इस्तेमाल होती है वो कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ब्लैक फंगस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि लोगों की जान तक ले लेता है, जब तक उसे जो पेशेंट है वो समझ पाए। अब ऐसे में मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत मुश्किल है पेशेंट के लिए, उसके परिजनों के लिए। पहला सवाल ये भी, और दूसरा वैक्सीन को लेकर भी सवाल है कि वैक्सीन को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, समझाते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, और ये गांव देहात में ज्यादा हम देख रहे हैं। देखिए, जो भ्रम लोगों के मन में होता है, इस मुद्दे को और इस संदर्भ को मैं मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोग से जुड़ी हुई जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, जो तारतम्य और कलंक की बात होती है, सबको याद होगा कि पुराने ज़माने में कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आजकल बड़े अच्छे तरीके से होता है, और ये छुआछूत की बात और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं, और तो वो ज़माना गया क्योंकि हेल्थ सिस्टम्स जो हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी तरक्की हुई है। जहाँ तक कि मानसिक परिस्थिति और मानसिक रोग का प्रश्न है, 1970-1980 तक भी मानसिक रोग को लेके स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इतने लेवल तक था, और जब
राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ और हमने इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद होनी चाहिए, कम्युनिटी में लोगों का इलाज होना चाहिए, उनके परिवार के सदस्य को उनके इलाज में शामिल करना चाहिए और इलाज केवल दवाई और औषधि नहीं है, इलाज सामाजिक सहाय, सोशल सपोर्ट, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, ये सब भी इलाज के बहुत ही मुख्य भाग हैं। तो आगे जाते जाते इस तरह के मुद्दे जो हैं, एक लेवल पे जो सिस्टेमिक इश्यूज है, कोई बीमारी है जिससे हम जूझ रहे हैं, ये केवल भारत में ही नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में लोग इस बीमारी और उसके कॉम्प्लिकेशंस से जूझ रहे हैं। और जब भी स्पष्टीकरण होगा म्यूटेंट्स के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, बेसिकली चाहे वैक्सीनेशन हो या दवाई हो, इसके सेफ्टी के बारे में प्रचार करना बहुत जरूरी है। और इसको हम पब्लिक हेल्थ कैंपेन या मीडिया कैंपेन्स कहते हैं, ताकि जो भी भ्रम हो या मिस इन्फॉर्मेशन हो या गलतफहमियां हो किसी चीज को लेके, उसको कैसे दूर करते हैं, ये एक प्रक्रिया है। सिर्फ आदेश या उपदेश देने से गलतफहमियां या भ्रम दूर नहीं होता। तो सेंसिटिवली और सूक्ष्म तरीके से अगर हम कैंपेन्स करें जहां इंफॉर्मेशन जो है और सूचना जो है इस तरीके से फैले, तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि संवाद प्रयोग जो है, जो राष्ट्रीय पहल है, खासकर कि बाल सुरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को लेके, अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, पंचायत के लेवल्स पे जो सिस्टम्स जो हैं, उनके जरिए हम अगर काम करें, क्योंकि उनका समुदाय के साथ, समाजों के साथ करीबी का, नजदीकी का संबंध है, और उनके जरिए हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए। और साथ साथ मीडिया कैंपेन्स जो हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स का जो इस्तेमाल और उपयोग होता है, इस तरीके से चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे बीमारी के लिए ट्रीटमेंट्स, अलग ट्रीटमेंट्स हो, तो गलतफहमियां दूर करें, मिस इन्फॉर्मेशन दूर करें, स्टिग्मा को कम करें, और इस तरीके से जो है एक तरह से जो जनरल एंजाइटी जो है, घबराहट समूचे समाज में जो फैला हुआ है इस महामारी को लेके, उसकी मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होगी। संपूर्ण तरीके से कम होने में समय लगता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा लहर इस तरीके से होगा और म्यूटेशंस इतनी होंगी। एक थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन पहले लहर में जो हमने देखा कि एल्डरली और कोमॉर्बिडिटीज, और फिर लॉकडाउन से जब अनलॉकिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी लहर जो है इतने भयंकर लेवल से आएगी कि हेल्थी और बिल्कुल स्वस्थ यंग एडल्ट्स जो हैं उनको इस लहर में ले जाएगी। इसका हमने अंदाजा नहीं लगाया था जी। लेकिन अब तैयारी चल रही है और तीसरी लहर होगी, शायद चौथा या पांचवा भी होगा। तो पैंडेमिक्स जनरली पब्लिक हेल्थ दृष्टिकोण से देखें तो उनकी अवधि ऐसी होती है, और खास करके ऐसी पैंडेमिक जो ज्योग्राफिकल एरिया में सीमित नहीं है, ये पूरे दुनिया में फैली हुई है। तो इसको तो लगेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेगा जब तक इसका प्रभाव जो है ये एक तरह से संभल जाए। और हमें ये समझना होगा कि मास्क भी वैक्सीन है, तभी आप दूसरी, तीसरी, चौथी लहर से लड़ सकते हैं, अन्यथा सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं अगर जनता साथ नहीं देती। डॉक्टर सुबोध, आपके पास मैं लौटूंगी। मेरे 2 सवाल हैं। पहला, हमने कई केसेस में देखा लोग कोरोना से रिकवर हो गए, लेकिन बाद में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। पहला सवाल। दूसरा, क्योंकि आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आप ये बेहतर जानते होंगे कि आज से पहले हमने इतने मेडिकल टर्म्स आम आदमी के मुंह से कभी नहीं सुने। वो अब जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये दूसरी लहर थी, लापरवाही बरती, नतीजा हमने देखा। तीसरी लहर के लिए अब हम कितने तैयार दिखाई दे रहे हैं और कितनी तैयारी और करनी है ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाए, अगर वाकई वो बच्चों को ही टारगेट करेगी तो? बिल्कुल, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि पोस्ट कोविड फेज में जो पेशेंट रिकवरी हो जा रही है, उसके बाद भी एमआई या हार्ट अटैक के एपिसोड्स देखे जा रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ये ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट में है जो ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज से ग्रसित हैं, या डायबिटिक हैं, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, एल्डरलीज हैं। इस बार जो एक कॉमन प्रॉब्लम रही है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्वाइट कॉमनली देखा गया, जो कि इस डिसीज के बारे में हम सभी लोग बात करते हैं
कि दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो ब्लड का थक्का जमना और टूटना, जिसे कि हम लोग मेडिकली में DIC बोलते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जब एम्बोलिज्म होगा तो सडनली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और आपकी हार्ट मसल उतनी लो ऑक्सीजन को सस्टेन नहीं कर पाती है, जिससे कि आपके मायोकार्डियल इंसल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इससे बचाव का एक जो तरीका है कि आप अपने एक्टिविटी को लिमिटेड रखें और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। ब्लड थिनर्स, मोस्ट ऑफ माय कलीग्स जो हैं रिकवरी के बाद भी एडवाइस कर रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर 1 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ तक के लिए ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, आप उसे कंटिन्यू रखें। एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स भी हम लोग एडवाइस करते हैं हमेशा कि आप खाते रहिए। ये आजकल आई थिंक वर्ल्ड वाइड सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने का तो यह है कि आप भाई रिकवरी फेज में अपनी मेडिकेशंस को नॉर्मली खाते रहिए, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि अनड्यू इवेंट है, लाइक जैसे ऑक्सीजन कम हो रहा है, सांस अचानक से ज़्यादा फूलने लगे, तो फिर अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। मेरा एक और सवाल तीसरी लहर से जुड़ा हुआ था सुबोध जी आपसे, कि आप फील्ड में काम कर रहे हैं, बेहतर स्थिति को जानते हैं। हालांकि सभी सरकारें ये कोशिशें कर रही हैं कि तीसरी लहर बच्चों को बचाने के लिए हम लोग पहले से ही कोशिशें करें, क्योंकि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आज भी कई जिला अस्पतालों में नहीं है, और जिला अस्पतालों में स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। बच्चों के जो ICU वेंटिलेटर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो उसके लिए ऑन ग्राउंड तैयारी आपको क्या दिखाई दे रही है, और कितनी तैयारी अभी और करनी है? पहली चीज़ तो ये है कि तीसरी लहर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों का प्रेडिक्शन है कि इस बार बच्चे या टीनेजर्स ज़्यादा इन्फेक्ट करेंगे। उसमें शायद एक चीज़ जो डॉक्टर शशांक ने भी पहले मेंशन की है, ससेप्टिबिलिटी, कि शायद हम लोगों ने जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया तो पहले हमने जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको इम्यूनाइज किया, अपने सीनियर सिटीजन्स को किया, देन हमने अपने एडल्ट्स को भी किया। समाओ लेस देन 18 ईयर्स के लिए अभी हमारी तैयारियां नहीं थी, या उनके अंडर ट्रायल चल रहे हैं, तो वो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। तो ये आई थिंक आंसर है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि शायद ऐसा होगा, बट एग्जैक्टली ऐसा होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क है इसमें। बट हाँ, ऑनगोइंग तैयारियां बच्चों के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा पब्लिक को कि बच्चों को भाई आइसोलेट करके रखें, उनको भी मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आइडिया करें, गाइड करें बच्चों को भाई मैक्सिमम टाइम अपने घर पर रहें। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स भी आई थिंक बंद ही हैं, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। गवर्नमेंट ने बोर्ड एग्जाम से लेके हर चीज़ ऑलरेडी कैंसिल कर रखी है। तो आप जितना बच्चों को बचा सकते हैं इन्फेक्शन से, दैट्स द बेस्ट। बिल्कुल, और उसमें कई हथियार हैं। अगर आपके घर में बड़े हैं, हाँ, अगर आपके घर में बड़े हैं, उनका वैक्सीन का एज ग्रुप है तो उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। बाहर जाने से वो लोग बचे, बहुत सारे हथियार हैं, तभी हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, स्वागत है आपका ZUP उत्तराखंड में। डॉक्टर नरेश, क्योंकि चर्चा में आप देर से जुड़ पाए, बहुत सारे मुद्दे हमने छुए। एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि आज कोरोना से हम लड़ रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड नतीजे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बाद की जो दिक्कतें हैं लोग उनसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की दिक्कत अब जो देखने को मिल रही है वो ब्लैक फंगस है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो कि सेकेंड वेव से जूझ रहा है, ऑलमोस्ट 4.25 लाख केस हो गए थे, वो अब केसेस ऑलमोस्ट 2,65,000 कल निकले हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स भी ज्यादा हैं। ये काफी डिस्प्रोपोर्शनेट है। एंड डोंट फॉरगेट दैट द ह्यूज नंबर ऑफ केसेस इन द विलेजेस ऑफ इंडिया ऑल अक्रॉस, जो हमारे हिसाब से पूरी तरह टेस्ट भी नहीं हो पा रहे, और वो इवन जो डेथ्स वगैरह होंगी वो डॉक्यूमेंट भी नहीं हो पा रहे। एक वो, दूसरा आपने सवाल पूछा कि उसके बाद भी कई तकलीफें देखने को मिल रही हैं। तो डिसीज है, नया वायरस है, डेली WHO गाइडलाइंस या ICMR गाइडलाइंस नई आ जाती हैं, और उसके तहत हम इतना ही कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जो कोविड-19 का न्यूमोनिया है, वो जो लोग बार बार अपना HRCT करवाते रहते हैं, पता चलता है कि पेशेंट कहने को कहेगा जी मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, उसका न्यूमोनिया डिसअपियर ही नहीं होता। तो ऐसी कई दिक्कतें हैं, प्लस ब्रेथलेसनेस की दिक्कत। कई लोगों को अब तो पता चला है कि कुछ लोगों को इसके बाद हार्ट की दिक्कतें ज्यादा होने शुरू हो गई हैं। हम सब जब वो कोविड-19 से रिकवर भी कर जाएं,
तब भी अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपना डाइट रेजीम, अपना डाइट प्लान प्रॉपर तरीके से रहें, अपने डॉक्टर के टच में रहें। कुछ भी छुटपुट तकलीफ हो जरूर बताएं। जो आपने देखा था ब्लैक फंगस आने की चीज आई है, वो सब उन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स का है, जो साथ में फिर इनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो ज़्यादा स्टेरॉइड्स की वजह से उनको तकलीफें होती हैं। तो जो भी पेशेंट एक खराब स्थिति से उभर के बाहर आता है, वो कोशिश हमेशा करे अपने फिजिशियन के टच में रहे। कुछ भी उसको तकलीफ आए तो एकदम रिपोर्ट करे, बिकॉज वी आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग कोविड-19 एज ए डिसीज एंड कोरोना एज ए वायरस। नई कोरोना की रोज बात की जाती है कि आज ये वेरिएंट आ गया, आज ये आ गया। कहा जा रहा है कि आज से 3-4 महीने बाद एक नई वेव आने वाली है। कोई जरूरी नहीं कि वो वेव आएगी, इट मे नॉट कम एट ऑल। अगर हमने 60-70 करोड़ लोगों को, अपने हिंदुस्तानियों को वैक्सीनेट कर लिया तो कोई जरूरी नहीं कि ये वेव आएगी। हमारे बच्चे वैसे ही बच जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी 17 साल तक के 18 साल के लोगों को वैक्सीनेशन डॉक्टर नरेश आपके पास आएंगे, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो इतने ठीक कराते हैं। हम डॉक्टर शेखर के पास चलते हैं। डॉक्टर शेखर, आपको एक सरकार का आदेश बताती हूँ। मणिपुर की सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के इस माहौल में वैसे ही लोग डरे हुए हैं, आप सायरन मत बजाइए एम्बुलेंस का। आप कितने इसके पक्षधर हैं? क्योंकि वाकई धरातल पे प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब भी कोई हम सड़क पर गुजर रहे हैं, हमने कोई गाड़ी जाती हुई देखी, एक तो समय ये भी आ गया था कि हम देख रहे हैं कि घर की खिड़की से हमें एम्बुलेंस जाती ज्यादा दिखाई दे रही है, लोग उसका सायरन सुनकर डर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इसके कितने आप पक्षधर हैं इस फैसले के कि वाकई जो माहौल पैदा हो रहा है उसमें भी पॉजिटिविटी की ओर ऐसे ही बढ़ना है कि हम इन तमाम चीजों से थोड़ा सा दूर रहें? किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी प्रांत के साथ, किसी देश के साथ, और यहाँ तो खैर अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये बात चल रही है, किसी तरह का आघात हो, ट्रॉमा। अब ट्रॉमा अलग अलग तरीके से होते हैं। व्यक्तिगत तौर से अगर आप देखें तो किसी ने अपने नज़दीकी के रिश्तेदार को खोया हो, या किसी के ऊपर बहुत ही भयानक अनुभव बीती हो, अत्याचार हुआ हो, अन्याय हुआ हो, दौर्जन्य हुआ हो, शोषण हुआ हो, आप एक्सीडेंट में से पीड़ित हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, तो ये सब, इसको हम ट्रॉमा कहते हैं। और साइकोलॉजी और साइकियाट्री में एक कंडीशन है जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, कि आघात होने के बाद उसका परिणाम जो होता है, जिसे घबराहट, पैनिक, और वही ट्रॉमा के इमेजेस जो हैं, उसकी छवि बार बार दिमाग में और जहन में मंडराती रहती हैं, और उससे जुड़ी हुई जो भी रिमाइंडर हो, वो सायरन, वो जगह जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, या उससे जुड़ी हुई कुछ यादें, कुछ दृश्य, वो एक तरह से ट्रिगर, एक तरह का स्विच उससे हो जाता है, जहां वो पैनिक और एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कम करने के लिए व्यक्तिगत तौर से साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल तौर तरीके हैं, जो समालोचन और काउंसलिंग और थेरेपी की प्रक्रिया के द्वारा, अगर बहुत तीव्र लेवल पे हो तो उसके लिए औषधि है। लेकिन मामला थेरेपी और औषधि के बीच में नहीं है, मामला ये है थेरेपी या थेरेपी प्लस औषधि। तो ये सलाह, समालोचन, काउंसलिंग और थेरेपी की प्रक्रिया जो है, इसमें कैसे हम आघात से जुड़ी हुई जो यादें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं, कैसे हम दिनचर्या को वापस लाते हैं, तो ये व्यक्तिगत तौर पे है। सोशल लेवल पे जहां जैसे अर्थक्वेक हुआ है, या बाढ़ आई है, या एक प्रांत में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, और सिस्टम जो है एक डिसीजन ले रही है कि कैसे तो पोस्ट कोविड, ये आज नहीं, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, 2023 की बात कर रहा हूं, इसको सोशल दृष्टिकोण से अगर देखें तो सोशल कोहेजन जो है, एक तरह से जिसको हम सॉलिडेरिटी कहते हैं, कहीं भी किसी भी जगह हम जाएं काम करने के लिए, मैं उस जगह, उस कैंप में इसलिए जा रहा हूं ताकि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उनको मैं गहराई से। और डॉक्टर शेखर, आपको एक इसका एग्जाम्पल भी दूं जिसका आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आया है मध्य प्रदेश से, कि एक 100 साल की बुजुर्ग महिला
ठीक हो गई कोरोना से, उन्होंने बाकियों को भी वो दिया, वो तक ठीक हो गए। तो आप बहुत अच्छा इसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि हाँ जरूरी है कि मेंटली भी हम उतना ही प्रिपेयर रहें और आगे भी हम ऐसे ही परेशान ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, एक बहुत अच्छी चर्चा रही। कोशिश हमने की कि हम दर्शकों तक उनके हर एक सवाल का जवाब पहुंचाएं, क्योंकि कोरोना से ये जंग सिर्फ शारीरिक तौर पर आपको नहीं लड़नी है, मानसिक तौर पर भी आपको मजबूत होना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए जी यूपी उत्तराखंड।